वेलकम टू जस्ट क्लासेस। आज हम लोग कोविड के सेकेंड वेव में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके लिए काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के साथ प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपके इको के कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट के अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ ताकि मैं उसके नए वीडियोस जो है आपको सेंड करूं। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे और आप मुझे चाहते हो कि मैं और इनकरेज हूँ नए वीडियोस बनाऊं, आप मेरे को सब्सक्राइब करो और देन मुझे मेरे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो और मैं और इनकरेज होकर आपकी वीडियोस को जो है सेंड करूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। सो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ओलिगोपोली, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मार्केट की फॉर्म है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ओलिगोपोली। हाँ जी, टुडे टॉपिक इज़ ओलिगोपोली. Oligopoly is that market situation in which a firm bases its market policy in part on the expected behavior of a few close rivals, given by a Stigler. So, Stigler यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि ओलिगोपोली वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें इन विच अ फर्म, एक फर्म जो है वो मार्केट के अंदर अपनी पॉलिसीज़ के साथ काम करती है। ठीक है, किसके साथ? अपने कुछ क्लोज राइवल्स मीन्स अपने कुछ ऐसे विरोधी जो कि उस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। कुछ विरोधी के जो बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर के साथ मार्केट में अपनी पॉलिसीज़ बनाता है और वो मार्केट में रोटेट करता है। सो ओलिगोपोली इज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू गिवन बाय अ विलियम फेलनर। तो उन्होंने बताया है कि ओलिगोपोली एक कंपटीशन है जो कुछ सेलर्स के बीच होता है। ठीक है, हमारी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है जिसमें क्या है, फर्म्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट के अंदर आता है, मोनोपोली के अंदर एक सेलर होता है। ठीक है, उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। बट ओलिगोपोली के अंदर कुछ सेलर्स होते हैं, फ्यू अबव 2 सेलर्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर सेलर्स मार्केट में है तो हम उसे कौन सी मार्केट की फॉर्म बोलेंगे? ओलिगोपोली। सो ओलिगोपोली के अंदर जो ओलिगोपोलिस्ट है वो अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू अदर फॉर्म्स पॉलिसीज़। सो इस मार्केट को हम और कई नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कि अदर नेम्स आर लिमिटेड कंपटीशन, इनकम्प्लीट मोनोपोली, मल्टीपल मोनोपोली एंड ड्यूओपोली। लिमिटेड कंपटीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोनोपोलिस्ट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता मोनोपोली मार्केट में। और परफेक्ट कंपटीशन में सारी होमोजीनियस गुड्स होती हैं और उसमें सारी फर्म्स को एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचना होता है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर कुछ सेलर होने की वजह से कंपटीशन लिमिटेड होता है। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि हमारी एक मार्केट की फॉर्म है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं विद द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और आगे आ रहे हैं, इसे इनकम्प्लीट मोनोपोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जो सेलर है ओलिगोपोलिस्ट, वो अपनी प्रोडक्ट के लिए फुली मोनोपोलिस्ट होता है। वो अपनी प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट है, उसने गवर्नमेंट से उसके लिए रजिस्टर्ड करवाया होता है, इसलिए वो मोनोपोलिस्ट है। बट साथ ही में वहाँ पर वो उसके पास मोनोपोली के सारी पावर्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसे दूसरे जो और सेलर्स हैं उनको लेकर अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करना होता है। इसी यहाँ पर इनकम्प्लीट मोनोपोली भी हम इससे बोल सकते हैं। देन मल्टीपल मोनोपोली भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर सेलर
अपने लिए एक मोनोपोलिस्ट है। दूसरी बात ड्यूओपली। ड्यूओपली के अंदर क्या है, ड्यू मीन्स टू, दो होते हैं बेचने वाले सेलर्स, इसे उसे ड्यूओपली बोलते हैं। बट दो से ज़्यादा जब हो जाते हैं उसे हम ओलिगोपोली की मार्केट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि आप मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। सो आगे चलती हूँ मैं इसके फीचर्स पर। फीचर्स के अंदर आपके पास है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर मीन्स एक मोनोपोलिस्ट के पास कौन सी पावर होती है, प्राइसेस को फिक्स करना एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विद हायर प्राइसेस। बट आपकी ओलिगोपोली जो मार्केट है उसमें भी ओलिगोपोलिस्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट के लिए एक मोनोपोलिस्ट तो होता है, बट वहाँ पे प्राइसेस की फिक्सेशन वो दूसरे कॉम्पिटिटर के बेस पर करता है। सो हर सेलर की अपनी मोनोपोली पावर है। सो एवरी सेलर हैव ऑन मोनोपोली पावर ऑन इट्स ऑन प्रोडक्ट। क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट इज कि कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, कंपटीशन गहरा क्यों है? क्योंकि अदर सेलर्स भी बैठे हैं जो कि प्राइस को कम करके कंपटीशन को जीत सकते हैं। सो यहाँ पे उसे क्या करना होगा, कंपटीशन को जीतने के लिए, मतलब कि ज़्यादा बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसे उस दूसरे जो ओलिगोपोलिस्ट है उसकी पॉलिसी को जानना होगा। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस मीन्स वो केवल अपना जो है एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, उसे दूसरे की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी का प्लान करना होगा। सो वो इंटरडिपेंडेंस भी होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर ऑफ फर्म्स। हर फर्म जो है एक दूसरे की बिल्कुल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पार्टी होती है, मीन्स वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर दूसरी फर्म के लिए बिल्कुल क्या है, विरोधी वाला होता है। जैसे कि हमारे कंट्रीज़ आपस में विरोधी बने हुए हैं, इसी तरह क्या है, फर्म्स भी ओलिगोपोलिस्ट में जो है कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर के साथ होती हैं। नेक्स्ट इज बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन लॉन्ग पीरियड। सो लॉन्ग पीरियड के अंदर कोई भी फर्म जो है इजीली एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे क्या करना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तब वो आएगी, और न्यू ब्रांड के साथ, न्यू पेटेंट के साथ, न्यू कॉपीराइट के साथ, इसलिए वो पॉसिबिलिटी कम है। सो कुछ बैरियर्स लगाए गए हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे, और भी फीचर्स हैं जो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डिफाइन करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनडिटर्मिनेट डिमांड। इनडिटर्मिनेट डिमांड, आप एक जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो उसके अंदर डिमांड जो है वो पूरी तरह से डिफाइन होती है, क्योंकि फर्म इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही होती है। क्लियर? देन मोनोपोलिस के अंदर भी जो है पूरी डिमांड मोनोपोलिस की होती है, तो वहाँ पर भी जो है हमें डिमांड जो है पूरी तरह से डिटर्मिन होती है। बट ओलिगोपोलिस्ट में क्या है कि डिमांड जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड बोलते हैं, कि ए पर्सन जो ए फर्म है उसकी डिमांड कर्व अगर ये है एवरेज रेवेन्यू, हमने ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट रखा है और ओ वाई पर रेवेन्यू को रखा है, और देन ये एवरेज रेवेन्यू कर्व मीन्स डिमांड कर्व बी की है और ये ए की है। सो दोनों की डिमांड कर्व अलग अलग है अकॉर्डिंग टू प्राइसेस। सो दोनों यहाँ पे आकर एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी। सो पी पर आकर जो है दोनों की डिमांड कर्व अलग अलग हो जाती है, बट पी पर आकर सेम होती है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्म की ओलिगोपोली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व कैसी होगी। सो दिस पार्ट ऑफ बी ए का ये जो डिमांड पार्ट है और ये देन बी का, ये हमारी क्या बनेगी, किंग डिमांड कर्व। दिस इज़ अ किंग डिमांड कर्व ऑफ अ ओलिगोपोलिस मार्केट। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। सो ग्रुप बिहेवियर मीन्स यहाँ पर
हमारी मोनोपोलिस्ट मार्केट के अंदर एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स। बट ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम तो नहीं बट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स जो है उसका मेन टारगेट है, जो कि ग्रुप बिहेवियर के साथ ही पूरा हो सकता है। द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी मीन्स जब हमारे पास बहुत सारी फर्म्स हैं, 4-5, उसमें से एक ने अगर अपनी प्राइस को डाउन किया है तो ऐसा नहीं कि सी तुरंत अपनी प्राइस को और डाउन कर देगा। ये जो प्राइस इसने डाउन की है ये काफ़ी समय तक जो है मार्केट में बनी रहेगी, उसकी रिजिडिटी जो है वो बनी रहेगी लॉन्ग पीरियड के लिए, और कुछ समय बाद सी या डी या ए में से कोई फर्म अपनी प्राइस को डाउन करेगा। यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी जो है वो इसकी एक फीचर है ओलिगोपोली की, जिसमें क्या है, फर्म्स मिलकर भी प्राइस को की एक सीलिंग जो है फ्लोर और एंड देन सीलिंग प्राइस जो है वो फिक्स कर सकती है, जिसके अंदर वो प्राइस को चेंज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है अगर प्राइस डाउन हुआ है तो वो प्राइस काफ़ी देर तक मार्केट के अंदर बना रहेगा, मीन्स उसकी रिजिडिटी जो है वो बनी रहेगी। ये सारे फीचर्स थे जो आपके एक ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के हैं। सो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फ्यू सेलर्स इन द मार्केट एंड देन मोनोपोली पावर एंड कीन कंपटीशन, ये आपका, और कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर ऑफ फर्म्स, ठीक है, देन बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन लॉन्ग पीरियड, और उसके साथ इनडिटर्मिनेट डिमांड। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बिहेवियर और प्राइस रिजिडिटी। सो ये सारे फीचर्स थे ओलिगोपोलिस्ट और ओलिगोपोली मार्केट के। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ओलिगोपोली मार्केट के आगे प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ साथ। सो देन ओके, गुड बाय, टेक केयर इन कोविड पीरियड, सो स्टे होम, स्टे सेफ।